दोस्तों, अपर सर्किट लग चुका है और जो लोअर सर्किट का जो बुरा दौर था लगातार 3 दिनों से वहां रुकावट आ चुकी है। तो दोस्तों, करेंगे हम चर्चा आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और जो आपका पसंदीदा सेगमेंट है जहां आप चर्चा करने के लिए कहते हैं स्टॉक्स के बारे में, और आज आपने कुछ गोल्ड के बारे में भी चर्चा करने के लिए कहा है, तो करेंगे हम उन सारी चीजों पर चर्चा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो प्राइस है 38। मैं NSE की बात कर रहा हूं, BSE पर भी लगभग यही आसपास प्राइस है। अब दोस्तों, हमने जो चर्चा की थी, आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में 26-28 के सपोर्ट से वहां बाइंग की बात की थी और हमने जो कहा था टारगेट जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन था ये 40-45 का। तो काफी लोगों ने ये 40 to 44 एरिया में प्रॉफिट भी बुक किया था। उसके बाद फिर वहां से लोअर सर्किट भी आया, आपने देखा लगातार 3 दिनों तक। और फिर जो है परसों ही, मुझे लगता है मंडे को, जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहां पर आप लोगों ने पूछा था सर कहाँ जो है ये रुकावट हो सकती है लोअर सर्किट की। तो हमने जो चर्चा की थी, मैंने एक लेवल कहा था 34-35 के आसपास का। अब देखिए, इस लेवल की चर्चा जो है हमने ज्यादा नहीं की थी, बस एक बार की थी मंडे को, परसों 34-35, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट था। ये बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था जैसा 26-28 का सपोर्ट था, 26-28 का, इसलिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट था। तो मैंने सिर्फ इस लेवल की चर्चा की थी 34-35। और अभी इस वक्त जो है आपको पता है प्राइस 38 पे है, अपर सर्किट लग चुका है। और आज हुआ क्या, ये आपको जो है ध्यान देना होगा। ये 34 के प्राइस पर खुला, 34.40 का एग्जैक्ट प्राइस था। अब यहां से जो है खुलते ही बाइंग आने लगी। ये लोअर सर्किट पर जरूर खुला था, लेकिन बाइंग आने लगी और तगड़े वॉल्यूम्स भी आने लगे, और जो है प्राइस जो है वो पॉजिटिव हो गया, और फिर 38 जो अपर सर्किट है वहां बंद हो गया। दोस्तों, यहां पर जो है आपको एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहता हूं, पारदर्शी रहता हूं। आपको पता है कि ये 34 के आसपास जो है हमने बाइंग नहीं की। क्यों? क्योंकि देखिए 9:30 के आसपास जब मैंने लैपटॉप खोला तो उस वक्त जो है अपर सर्किट लग चुका था, तो हमने वहां बाइंग नहीं की। फिर भी ठीक है, हमने 26-28 के आसपास जो सपोर्ट पर बाइंग की, आप लोगों ने भी बाइंग की थी। 40-45 का जो रेजिस्टेंस है, तो तकरीबन 44 के आसपास काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की, यानी 70% के आसपास का प्रॉफिट भी लोगों को हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अभी जो है ये बताना जरूरी मैंने समझा, इसलिए आपको बता दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा प्राइस उस वक्त सीधे 38 पहुंच चुका था। और आपको पता है कि जो स्टॉक सर्किट में चलते हैं, वहां जब एक बार आपको लगे कि ट्रेन मिस हो गई है, तो आपको जो है बीच में दौड़ कर नहीं बैठना चाहिए ट्रेन में। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि याद रखिएगा, एक पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जब स्टॉक नीचे खुले और ऊपर चला जाए तो अच्छा माना जाता है। और आपने देखा किस प्रकार नीचे खुल के 26-28 के सपोर्ट से ऊपर गया, फिर देखिए ऊपर चला गया। आज भी वही हुआ, नीचे खुला और ऊपर चला गया। और उसी के विपरीत जब ऊपर खुल के नीचे आ जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो यहां पर जो है, अगर यहां पर बाइंग जिन्होंने नहीं की, या फिर काफी लोगों की पहले से पोजीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं की तो एक चीज का ध्यान देना है, ये नहीं कि दौड़ करके जो है बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब ट्रेन चल पड़ी है उसे चलने दीजिए, रेजिस्टेंस आसपास आने दीजिए। क्योंकि अगर जो है ये फिर से ऊपर खुल के नीचे आ जाए और फिर आप बाइंग कर लें तो फिर दिक्कतें हो सकती है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, आपको पता है। ये सारी चीजें भी 85 से 90% काम करती है, 10% टाइम ये चीजें भी नहीं काम करती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग पूछ रहे हैं कि सर हमने जो है जब 26-28 के सपोर्ट से जो पकड़ा था 26-28, और हमने टारगेट जो 40-45 का रेजिस्टेंस जोन दिया था जो अचीव भी हुआ, तो क्या इस बार जो गाड़ी चली है, जो ट्रेन चली है,
तो क्या टारगेट हो सकता है? तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी जो है टारगेट निकाल पाना टेक्निकली अगर आप कहिएगा तो मैं एक ही चीज कहूंगा, 34.40 पर हमें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला। आपको इस चीज का ध्यान देना होगा, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म सपोर्ट। और रेजिस्टेंस जो है वो 44.1 का है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। और ये क्या है? सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है आपको पता है? ये रेजिस्टेंस जोन पहले भी था और इस परफेक्ट इस लेवल से जो है सेलिंग आई थी। और क्या हुआ था? मैं आपको हमेशा कहता हूं सर्किट स्टॉक्स में तीन चीजें ही बहुत मायने रखती है, पहला प्राइस एक्शन, फिर वॉल्यूम और तीसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहां पर जो है वॉल्यूम गजब के हुए थे, 4.5 करोड़। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। और अभी जो ये घूमा है सपोर्ट से, अभी वॉल्यूम हुए 2.3 करोड़ के आसपास लगभग अभी हुए हैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। तो हमें एक रेंज मिल गई है 34 का, आप एवरेज ले सकते हैं लोअर एंड, और एक अपर एंड जो है वो 44 के आसपास का है। तो यहां पर ये बिल्कुल रेंज के बीच में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 44 के आसपास एक रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है। मैं कभी बड़े टारगेट्स नहीं देता, आपको पता है, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट्स देता हूं जो मुझे दिख रहे हैं, और अगर मुझे कुछ नहीं दिखता है तो मैं नहीं बोलता हूं, आपको ये चीजें भी पता है। तो थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब जो है इस वक्त वॉल्यूम आपको पता चल ही गया, 2.2 या 3 करोड़ के आसपास है, तकरीबन 40 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं यहां पर। तो यहां पर जो है हमें देखना होगा कि ये रेंज के बिल्कुल बीच के, दायरे के बिल्कुल बीच में आ चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब जो है आपने एक सवाल जो पूछा है गोल्ड के ऊपर, ये काफी सवाल आ रहा था, आप लोग का भी आया, मेरे एक फ्रेंड ने भी व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया कि ये गोल्ड के बारे में बताने के लिए क्या करें, इन्वेस्ट करें नहीं करें। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, गोल्ड जो है वो काफी समय तक रेंज में रहा था, जैसा मुझे याद है। जब एक स्टॉक हो या कोई भी चीज हो जो चीज ट्रेड की जा सकती है, जैसे गोल्ड भी आपको पता है ट्रेड किया जाता है कमोडिटी मार्केट्स में, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो। तो एक कोई भी चीज जब एक रेंज में रहती है, मान लीजिए कि 45 और 55 का मान लीजिए एक रेंज है, तो जब कोई चीज एक रेंज में रहती है तो जब ये रेंज को तोड़ती है, मान लीजिए कि 45-55 के बीच में काफी समय चल रहा है, 1 महीने 2 महीने 6 साल 1 महीने, जिस दिन रेंज को तोड़ेगी और टिकने लगेगी कुछ समय तक, तो फिर ये विस्फोटक रूप लेती है। यानी अगर ऊपर निकल गई तो ऊपर जाने की काफी ज्यादा संभावना रखती। बिल्कुल गोल्ड के साथ ऐसा ही हुआ, काफी समय रेंज में रही, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अब जब ये गजब का परफॉर्मेंस दिखा है तकरीबन आपको फरवरी मार्च के आसपास से, तो सब लोग इंटरेस्टेड हैं। देखिए कभी भी मैं कहता हूं, पार्टी में अगर आप अर्ली ज्वाइन कर गए तो ठीक है, शुरू में ही आपने एंट्री ले ली। पार्टी जब चल रही है तो वहां अगर आप एंट्री लेंगे तो एक ही दिक्कत है, हो सकता है आप पार्टी के अंत में एंट्री ले लें और वहां आपको दिक्कत होगी, क्योंकि तब जो है अगर आप पार्टी के अंत में घुस रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको गेट पे ही रहना है, सबसे पहले निकल लेना है, क्योंकि जब पार्टी खत्म होगी तो सब लोग निकलने के लिए, एग्जिट के लिए दौड़ेंगे। गोल्ड जो है वो टेक्निकली बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, फंडामेंटली भी काफी रीजंस हैं जिस कारण वो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस वक्त बाइंग करें ना करें ये आपको सोचना पड़ेगा। एक चीज बता दूं, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तकरीबन जितने भी लोग हैं इंडियंस, उनके पास पोर्टफोलियो में गोल्ड तो है ही, घर में सबके फिजिकल गोल्ड है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी होगा, जो नहीं देख रहे हैं उनके पास भी है। तो हमें तो गोल्ड के प्राइस ऊपर जाने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो इन चीजों का आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कोई भी चीज जब जो है रेंज में रहे या नीचे मिले तब लें तो ज्यादा सेफ्टी रहती है, ऊपर लेने में सेफ्टी नहीं रहती है। टेक्निकली मजबूत है। एक चीज मैं बता दूं, मैं गोल्ड को ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैं कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड नहीं करता, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वो करेंसी आपका रुपी डॉलर हो, लेकिन मैं तीनों को ट्रैक करता हूं। उसके पीछे रीजन है, अगर आप इन तीनों को ट्रैक करते हैं और एक पैटर्न बनता है, बहुत ध्यान से यहां पर आप इस चीज को सुनिएगा कि गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर जाने लगे, गोल्ड आपका ऊपर जाने लगे, ठीक है, और उसके विपरीत जो है आपका जो है ऑयल का प्राइस है, जो तेल है, जो कच्चा तेल है,
वो नीचे जाने लगे, ऑयल नीचे, गोल्ड ऊपर। और तीसरी क्या चीज हो, करेंसी डिप्रिशिएट होने लगे, यानी जो आपकी करेंसी है, जो डॉलर रुपी, जो रुपी की जो वैल्यू है वो घटने लगे, रुपी की वैल्यू घटने लगे, डिप्रिशिएट होने लगे। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, रुपी की वैल्यू घटना हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 75 से घट के 74 हो गया। रुपी डिप्रिशिएट होने का मतलब, रुपी वैल्यू घटने का मतलब ये 75 से बढ़ के 76 दिखेगा, क्योंकि ये डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ दिखती है कि आपका जो है रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ऑयल जो है वो गिर रहा है, गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है, तीनों चीज जब एक साथ मिले तो तकरीबन जो है ज्यादा संभावना रहते हैं कि मार्केट गिरता है, अच्छी गिरावट लाता है। ऐसा मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन देखी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है अगला जो आपका सवाल है, गोल्ड का तो सवाल आपका पूरा हो गया। अगला सवाल आपका जो है कोटक बैंक के ऊपर है। कोटक बैंक जो है मेरे पोर्टफोलियो में भी है, बहुत ही गजब की कंपनी है, फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली भी ठीक ही स्टॉक है, ना तो बहुत ज्यादा मजबूत है अभी इस वक्त, ना कमजोर है, यानी एवरेज है। और बैंकों में अगर कहा जाए तो जो टॉप 4 के आपके बैंक होते हैं जिसे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो उनमें से एक ये जरूर है, HDFC, कोटक, ICI और एक्सिस जो आपका रहता है, उनमें ये कोटक काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। वैसे इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और मार्केट से एक ठीक ठाक रिटर्न चाहते हैं कि साल में 20% आसपास रिटर्न मिल जाए। बैंकों में समस्या जरूर है, आपको पता है, मैं हमेशा बैंकों के बारे में डिस्कस करते समय चीज कहता हूं कि इनके NPA जो लोन्स जो हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी खराब होने की संभावना बहुत रहती है, इस कारण इनके प्रॉफिट्स घटने की संभावना है और थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है। लेकिन कोटक बैंक की एक अच्छी बात है कि ये जब भी इनकी जो बुक है वो काफी कंजर्वेटिव बुक है, कहने का मतलब ये लोन देते समय काफी ज्यादा जो है ध्यान देते हैं और इनके NPA काफी कम होते हैं। इस वक्त हो सकते हैं थोड़ा NPA बढ़ भी जाए, पर ये क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये जरूर मैनेज कर लेंगे। और इनके काफी और भी एसेट्स हैं, इन कोटक म्यूचुअल फंड है इनका, कोटक लाइफ इंश्योरेंस है, और भी चीजें हैं इनकी। तो अच्छी कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, और जो है धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो है इसे अपने कोर पोर्टफोलियो में रखते हैं। आप लोग बोलते हैं सर कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक, उनमें से एक आपका कोटक बैंक भी है। थोड़ा एक सही प्राइस पे लेने पे अच्छा रहता है और धीरे धीरे लोग इसे एक्युमुलेट करते हैं। एक बार में कोई भी स्टॉक मत लिया कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और देखिए डाबर जो है ये भी गजब की कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी बहुत अच्छी कंपनी है। इनका जो प्रोडक्ट है वहां जो है डिमांड जो है वो बढ़ते ही जा रही है। इनफैक्ट आपने भी 2-3 दिन पहले देखा भी होगा न्यूज में, कुछ च्यवनप्राश की जो है डिमांड में देख रहा था 4 टाइम्स बढ़ गई है। हो सकता है लोगों ने इम्यूनिटी के लिए जो है बहुत ज्यादा च्यवनप्राश खरीद लिया हो, लेकिन जो भी है ये कंपनी जो है फंडामेंटली भी अच्छी है, टेक्निकली भी बहुत अच्छी है। बस एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिए, थोड़ा नीचे लीजिए। अभी ये 500 कुछ के आसपास है, मार्केट करेक्शन हो, मार्केट में गिरावट हो, या मान लीजिए कुछ रिजल्ट्स खराब आ जाएं इस कारण गिर जाए, तो आपको 450 नीचे जब मिल जाए तब एक्युमुलेट करके इसे रखिए पोर्टफोलियो में। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक ये भी है, अच्छा स्टॉक है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और मार्केट से चाहते हैं कि हमें 15-20% का रिटर्न हर साल मिलते रहे, वो जरूर ध्यान देते हैं इस पर। डाबर का जो स्टॉक है, अब आपका HDFC AMC ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में से है। यहां पर आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल जाएगी 1.5% के आसपास। और जो है आपका अगर आप देखें जिस सेगमेंट में काम करते हैं म्यूचुअल फंड, ग्रोथ भी काफी है और प्राइस भी अच्छा है। और थोड़ा अगर और गिर जाए 10% तो और अच्छा रहेगा, एक्युमुलेट करके एक सही प्राइस ले आने से ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ जो है ग्रोथ की संभावना अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक है इस सेक्टर में जो म्यूचुअल फंड है। तो जो चीज ग्रो करेगी आपको पता है प्राइस भी ऊपर जाने की संभावना काफी अधिक रहती है। तो HDFC AMC जो है अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छा ही मैनेजमेंट है, पी रेशियो भी देखे तो ज्यादा महंगा भी नहीं है, और बाकी सारे भी जो आप फंडामेंटल पैरामीटर्स देखते हैं तो हर चीजों पर ये खड़े उतरते हैं। तो अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर टेक्निकली थोड़ा सा अभी कमजोर जरूर हो गया है, लेकिन देखिए टेक्निकली कमजोर होने का मतलब ट्रेडर्स थोड़ा सा जो है वो ध्यान देते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा प्राइस आ गया है, और थोड़ा और अगर मार्केट करेक्शन में गिर जाता है तो वहां भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। ये भी कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है ना। अब जो अगला स्टॉक है यस बैंक के बारे में आप लोग हर बार कहते हैं एक वीडियो बनाने, तो वीडियो पॉसिबल नहीं है अलग से, इसलिए मैं ऐड कर देता हूं हर दिन। यस बैंक में आपको याद है
11.5 के आसपास मैंने वीडियो बना के जो कहा था, टारगेट अब अचीव होने वाला है, अचीव हो चुका है। 16 पॉइंट कुछ का प्राइस है, आज भी कुछ अपर सर्किट लगा हुआ था। और देखिए यहाँ पर जो है 16-18 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बहुत अधिक है। यहाँ से करेक्शन भी आ सकती है स्टॉक में। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो जरूर अपना प्रॉफिट लेंगे ऊपर के लेवल पर। और अब वो जोन आ चुका है 16-18 का जो लेवल है, यहाँ से करेक्शन होता है, फिर हमें देखना होगा कैसा करेक्शन है, तभी एंट्री लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, अब लोगों का पैसा बन गया है तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। यस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ठीक लगी तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबा दीजिएगा। और जो है डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही कोई भी फैसले लें, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।